स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 14 अगस्त 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि आपके ज़मीन में अगर कोई विवाद है तो अब आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। अगर आप ज़मीन से संबंधित विवाद को लेकर के परेशान हैं, वर्षों से अंचल कार्यालय की छाक छान चुके हैं, इसके बाद भी आपकी समस्या का निदान नहीं हो सका है, तो फिर आप अपने दस्तावेज तैयार रख लें, क्योंकि 16 अगस्त से राजस्व महाअभियान के तहत प्रखंड से लेकर के जिला स्तर तक शिविर लगाए जाएंगे। अगर आप शिविर तक आने में असमर्थ हैं तो फिर आपके घर तक राजस्व विभाग की टीम जाकर के आपकी समस्या का निदान करेगी, यानी कि जमीन विवाद का निपटारा करेगी। दोस्तों बिहार में बाढ़ से 15 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। कई लोग बेघर हो चुके हैं। जैसे सीएम नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग की है। दरअसल बात यह है कि बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, जब लोगों के आशियाने विलीन हो गए हैं, सैकड़ों घर पानी में डूब गए हैं, लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। लगातार बारिश के कारण गंगा, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, सोन, पुनपुन समेत कई नदियां उफान पर है। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया और कटिहार के निचले इलाकों में पानी घुस गया है। जब 3000 से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं। करीब 15 लाख लोग सीधे तौर पर बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। जब लोगों को ऊंचे स्थानों पर शरण लेना पड़ रहा है। जिला प्रशासन की टीम बाढ़ पीड़ितों को राहत पैकेज बांट रही है। कई जगह लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्कूल भी बंद कर दी गई है। नीतीश सरकार ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई संरक्षण करने वाले थे, लेकिन लगातार बारिश होने के कारण उनका ये कार्यक्रम स्थगित हो गया। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम, मंत्री, अधिकारी और फिर संबंधित जिलों में डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाल जाना, बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत शिविर, शरणार्थियों की संख्या, सामुदायिक रसोई की संख्या के बारे में जानकारी ली। इसके बाद एनडीआरएफ और फिर एसडीआरएफ के कार्यों का जायजा लिया। साथ ही साथ संबंधित अधिकारियों को अलर्ट रहने का आदेश दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को किसी तरीके की परेशान न हो, जिला प्रशासन इसका ख्याल रखें। दोस्तों बिहार वासियों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि बिहार में हजारों करोड़ का खजाना मिला है। हजारों करोड़ का। अब बिहार शायद आर्थिक हालात से थोड़ी सी ऊपर आ सकती है इस खजाने की वजह से, क्योंकि खजाने की नीलामी की तैयारी में केंद्र सरकार जुट गई है। जहाँ दरअसल बात है कि बिहार के जमुई जिले में छिपा खनिज खजाना अब बिहार की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने को तैयार है। केंद्र सरकार ने जमुई की माजोस और फिर भंता मैग्नेटाइज ब्लॉकों की संयुक्त ई नीलामी की घोषणा की है, जिसके लिए 4325 करोड़ रुपए की आरक्षित राशि तय की गई है। ये कदम बिहार के खनन क्षेत्र में निवेश, रोजगार और फिर औद्योगिक विकास की नई संभावना खोलेगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया है कि माजोस और फिर भंता ब्लॉकों को एकीकृत करके 54 मिलियन टन खनिज संसाधनों वाले संयुक्त ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। पहले इन ब्लॉकों की नीलामी शुरू की गई थी, लेकिन माजोस और फिर भंता के लिए तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाता 3 से कम होने के कारण प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी। अब दोनों ब्लॉकों को एकीकृत करके नीलामी का निर्णय लिया गया है, यह क्योंकि दोनों में से एक ही प्रकार का खनिज है और फिर उनकी सीमाएं आपस में जुड़ी हुई है। जब बिहार सरकार ने इस नीलामी के लिए स्टेट बैंक कैपिटल मार्केटिंग लिमिटेड को, ट्रांजेक्शन एडवाइजर और फिर मेटल स्क्रैप ट्रेड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नीलामी प्लेटफॉर्म नियुक्त किया है। दोस्तों बिहार के कई शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा। बिहार के कई शहरों में दरअसल बात है कि बिहार के शहरी विकास में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। राजधानी पटना समेत सभी प्रमंडलीय शहरों के आसपास सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना को गति देने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने भूमि आवंटन के लिए नियम तय कर दिए हैं। प्रत्येक टाउनशिप कम से कम 100 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित की जाएगी, जिसमें 55% जमीन पारदर्शी प्रक्रिया के तहत मूल
भूस्वामियों को वापस की जाएगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य शहरीकरण को व्यवस्थित करना और फिर बढ़ती आबादी के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय क्षेत्र तैयार करना है। नए नियमों के तहत टाउनशिप के लिए अधिग्रहित जमीन का विकास निर्धारित समय सीमा में होगा। जब भूस्वामियों में से जमीन देने की अपील अधिसूचना जारी होने के 2 महीने के भीतर की जाएगी और उनकी आपत्तियों और फिर सुझाव पर विचार किया जाएगा। विकास प्राधिकरण को टाउनशिप के लिए सीमांत बुनियादी ढांचे का विकास और फिर भूखंड आवंटन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि मोदी का करिश्मा है, यहाँ तो वोटों की डकैती हो रही है। एसआईआर पर तेजस्वी यादव का सीधा अटैक। दरअसल बात यह है कि तेजस्वी यादव ने एसआईआर को लेकर के एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर और बीजेपी पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन यहाँ पर एसआईआर में जीवित लोगों को मृत घोषित किया जा रहा है। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया है, ये कोर्ट में आकर के पेश हो रहे हैं। बीजेपी के इशारे पर वोटों की चोरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि मोदी का करिश्मा है, पर यहाँ तो वोटों की डकैती हो रही है। सारी बातों का खुलासा होने पर बीजेपी की बोलती बंद है। जहाँ ये कहना है तेजस्वी यादव का, उनका कहना है कि बिहार में वोटों की चोरी हो रही है। आपका क्या कहना है कि सच में बिहार में वोटों की चोरी हो रही है, हाँ या ना? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना राय जरूर रखिएगा, क्योंकि आपका राय महत्वपूर्ण है। जहाँ आप क्या सोचते हैं इस बारे में लोगों को भी पता होनी चाहिए। जहाँ क्योंकि नेता कुछ और बोलते हैं, अलग अलग नेता अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए तो बोलते ही हैं, लेकिन आम जनता इसके बारे में क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप बताइए कि क्या सच में वोटों की चोरी हो रही है या फिर ये सिर्फ सियासी ड्रामा है चुनावी माहौल बनाने के लिए। दोस्तों, आरजेडी और कांग्रेस ने सरकार और फिर चुनाव आयोग पर हमला बोला है। यह दरअसल बात है कि बिहार में एसआईआर को लेकर के मचे बवाल और देश के बड़े मुद्दे पर विपक्ष की भूमिका को लेकर के मंगलवार को 2 बड़े नेताओं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और सांसद मनोज झा ने जम करके अपनी बात रखी। दोनों ने अलग अलग अंदाज में सरकार पर निशाना साधा और चुनाव आयोग की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। जब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि विपक्ष का असली मतलब है देश के संविधान और फिर लोकतंत्र की रक्षा करना। उन्होंने कहा है कि विपक्ष का काम है हर गलत परंपरा के खिलाफ आवाज उठाना, सुस्त पड़ी सरकार को जगाना और फिर सत्ता में बैठे लोगों को याद दिलाना कि उन्होंने संविधान की शपथ ली है। जब उन्होंने राहुल गांधी का उदाहरण देते हुए कहा है कि उनके काम में राजनीति नहीं बल्कि जिम्मेदारी दिखती है। पप्पू यादव ने कहा है कि चाहे एनआईटी, यूपीएससी, बीपीएससी, किसानों का मुद्दा हो या फिर कोई भी सामाजिक घटना, राहुल गांधी हमेशा से जनता के लिए खड़े होते हैं। जहाँ आजकल की राजनीति ट्वीट तक सिमट गई है, लेकिन उनकी राजनीति 10,000 किलोमीटर पैदल चलने और फिर लोगों से सीधा जुड़ने की है। उन्होंने मणिपुर से गुजरात और फिर कश्मीर से कन्याकुमारी तक राहुल गांधी की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि ये जनता से जुड़ने का असली तरीका है, ना सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने का खेल। वहीं पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने एसआईआर के मुद्दे पर कहा है कि अब जनता समझ चुकी है कि उनका वोट सुरक्षित नहीं है और चुनाव नतीजे कहीं और से तय हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग अब सिर्फ एक औजार बनकर के रह गए हैं, उन हाथों में जो पहले से तय कर देते हैं कि नतीजा क्या होगा। उन्होंने परत दर परत खोल करके दिखाया है कि कैसे एपिक नंबर बनाए जा रहे हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा और फिर ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है। एसआईआर विवाद को लेकर के बिहार का सियासी पारा पहले से ही चढ़ा हुआ है। पप्पू यादव जहां पर विपक्ष की भूमिका को जनता के हक और फिर संविधान की रक्षा से जोड़ते हैं, वहीं पर मनोज झा सीधे सीधे चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हैं। जब विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी और फिर मनमाने तरीके से नाम काटने का काम हो रहा है, जिससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। ऐसे में पप्पू यादव और फिर मनोज झा के ये बयान न सिर्फ बिहार बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बहस को और तेज कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में संशोधन के खिलाफ संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन के दौरान कई विपक्षी सांसदों ने मिंटा देवी और उनकी तस्वीर वाली टी शर्ट पहनी और फिर पीछे 124 नॉट आउट लिखा हुआ था। उन्होंने दावा किया है कि मिंटा देवी 124 वर्षीय पहली बार मतदाता है जिनका नाम बिहार की मतदाता सूची में पाया गया था। उन्होंने चुनावी राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को वापस लेने की भी मांग की। वहीं पर एसआईआर में कथित विसंगतियों को लेकर के संसद में विपक्ष के हंगामे के बीच सिवान जिले की मिंटा देवी को लेकर के बवाल मचा हुआ है। हालांकि जिला प्रशासन ने दावा किया है कि ये विसंगति ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान हुई एक लिपिकीय गलती थी, लेकिन विपक्षी नेताओं ने इसे एसआईआर
SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाने का एक नया हथियार बना दिया। जहां दरौंधा विधानसभा क्षेत्र की अड़जानीपुर गांव की निवासी मिंता देवी को हाल ही में एक मतदाता पहचान पत्र जारी किया गया था, जिसमें उनकी उम्र 124 साल बताई गई थी। जहां उनके आधार कार्ड के अनुसार उनकी सही जन्म तिथि 15 जुलाई 1990 है, जिससे उनकी उम्र 34 साल है। साथ ही साथ मिंता देवी ने विपक्षी सांसदों पर भड़कते हुए कहा है कि वे मेरे लिए कौन है, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी मेरे लिए कौन है, उन्हें मेरी तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनने का अधिकार किसने दिया। मुझे लगता है कि सूची में विसंग गलतियां हैं। वे मेरी उम्र को लेकर के मेरे शुभचिंतक क्यों बन गए हैं। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। मैं ये नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि मेरी जानकारी सही की जाए। जिसने भी ये जानकारी दर्ज की है, क्या उन्होंने आंखें बंद करके ऐसा किया? अगर मैं सरकार की नज़र में 124 साल की हूँ तो फिर मुझे वृद्धावस्था पेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरे आधार कार्ड में मेरी जन्म तिथि 5/7/1990 दर्ज है। वहीं पर उनके पति धनंजय कुमार सिंह ने कहा कि SIR प्रक्रिया के दौरान कोई भी अधिकारी उनके घर नहीं आया। उन्होंने दावा किया है कि BLO गांव में एक ही जगह पर बैठ करके जानकारी इकट्ठा करते हैं, इसलिए ऐसी गलतियां होना स्वाभाविक है। दोस्तों, बिहार के सरकारी अस्पताल में दलालों ने मरीज को जबरन निजी क्लिनिक भेजा है। दरअसल बात यह है कि बिहार के छपरा सदर अस्पताल में दलालों का गिरोह एक बार फिर से सक्रिय होता हुआ दिख रहा है। जब सरकारी अस्पताल की व्यवस्था को धत्ता बताते हुए दलालों ने सिवान जिले के नवलपुर निवासी रंजीत चौहान की पत्नी ममता देवी को जबरन प्राइवेट क्लिनिक में भेजने की कोशिश की। ममता देवी को इलाज के लिए 102 एम्बुलेंस से छपरा सदर अस्पताल लाया गया था, लेकिन अस्पताल परिसर में सक्रिय दलालों ने उन्हें बिना डॉक्टर को दिखाए निजी क्लिनिक में रेफर करवाने की साजिश रची। जब मरीज को जबरन सरकारी एम्बुलेंस से उतरवा करके एक प्राइवेट एम्बुलेंस में बैठाने का प्रयास किया जा रहा था। इस दौरान अस्पताल का निरीक्षण कर रहे सिविल सर्जन डॉक्टर सागर दुलाल सिन्हा मौके पर पहुंचे और स्थिति को भांपते ही भगवान बाजार थानाध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह को सूचित किया। तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची और निजी एम्बुलेंस को जब्त कर लिया। साथ ही अस्पताल परिसर में दलाली कर रहे लोगों की पहचान भी शुरू कर दी गई है। पर मरीज के परिजनों ने बताया है कि वे निजी अस्पताल ले जाने को तैयार नहीं थे, जब फिर भी दबाव बनाया जा रहा था। दोस्तों, प्रशांत किशोर एक बार फिर से भड़क गए। दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासी तापमान तेजी से बढ़ रहा है। प्रशांत किशोर ने चेनारी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस को 45 साल के शासन और फिर राजद समर्थित 15 साल के जंगल राज के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि राहुल गांधी को बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वहीं पर बिहार की सियासत में इस वक्त दो यात्राएं चर्चा में हैं। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी का राज्यव्यापी दौरा, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा। मंगलवार को चेनारी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला और बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को 3 वजहों से बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए और जब तक वे नहीं करते हैं तब तक उन्हें यहाँ की यात्रा बंद कर देना चाहिए। जब प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 15 साल तक चले जंगल राज कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, जब कांग्रेस ने जानबूझ करके बिहार को पिछड़ा रखा, जबकि उस समय के हालात किसी से छुपे नहीं है। प्रशांत किशोर ने जनसभा में कहा है कि उनका इशारा 1990 के दशक और फिर शुरुआत 2000 के दशक की ओर था, जब राजद शासनकाल में कानून व्यवस्था और फिर विकास के मुद्दे पर लगातार आलोचना होती रही। प्रशांत किशोर के मुताबिक राहुल गांधी को इस समर्थन के लिए माफी मांगनी चाहिए। वहीं पर दूसरा आरोप 45 साल का कांग्रेस शासन, लेकिन बिहार गरीब ही रहा। जब प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि कांग्रेस ने बिहार पर कुल 45 साल शासन किया, लेकिन इतने लंबे समय के बावजूद भी बिहार देश के सबसे गरीब राज्य में गिना जाता रहा है। इतने सालों की सत्ता के बाद भी ना तो शिक्षा सुधरी और न ही रोजगार के अवसर बढ़े और न उद्योग खड़े हुए। बिहार को गरीबी और फिर पलायन की मार झेलनी पड़ी और इसके लिए कांग्रेस सीधे तौर पर जिम्मेदार है। उन्होंने कहा, तीसरे आरोप पर कहा कि बिना माफी किए बिहार यात्रा का कोई औचित्य नहीं। जब प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी की मौजूदा बिहार यात्रा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब तक राहुल गांधी बिहार की जनता से इन गलतियों के लिए माफी नहीं मांगते हैं, तब तक उन्हें यहां आकर के लोगों को संबोधित करने का नैतिक अधिकार नहीं है। जब कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों ही इस राज्य की दुर्दशा के बराबर जिम्मेदार हैं। वहीं पर प्रशांत किशोर का ये बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है। कांग्रेस और फिर राजद महागठबंधन के तहत मिलकर के मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं पर भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए भी सीट बंटवारे को लेकर के सक्रिय है। प्रशांत किशोर की इस टिप्पणी से महागठबंधन के भीतर हलचल तेज हो सकती है, क्योंकि ये बयान सीधे तौर पर कांग्रेस राजद के राजनीतिक गठजोड़ पर चोट करता है।
दोस्तों बिहार सरकार बिहार के शहरी क्षेत्रों में सड़कों का व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग ने सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र के नक्शे में सड़कों की विस्तृत मैपिंग करने का निर्देश दिया है। इस पहल का उद्देश्य विभिन्न विभागों द्वारा निर्मित सड़कों की पहचान करना और उनके बारे में सटीक जानकारी जुटाना है। नए निर्देश के तहत शहरी क्षेत्र में सड़कों को उनके निर्माण एजेंसी के आधार पर अलग अलग रंगों से रेखांकित किया जाएगा। ये रंग आधारित वर्गीकरण सड़कों की पहचान को आसान बनाएगा। सभी संबंधित नगर निकायों को ये रिपोर्ट 20 अगस्त तक विभाग को उपलब्ध करानी होगी। ये कदम शहरी विकास की योजना बनाने और फिर सड़कों के रखरखाव को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में सहायक होगा। इस निर्देश की प्रति सभी मुख्य अभियंता और फिर अधीक्षण अभियंता नगर विकास एवं आवास विभाग को भी भेजी गई है। दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यहाँ पर एक मकान में 269 वोटर मिले हैं। जी हाँ, मुजफ्फरपुर की ये घटना है। दरअसल मुजफ्फरपुर के भगवानपुर दक्षिणी भाग में बूथ नंबर 370 की ड्राफ्ट मतदाता सूची में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जहाँ मकान नंबर 27 के पते पर 269 मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। या इसमें हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन समुदाय के लोग शामिल हैं, जिनके उपनाम ठाकुर, यादव, सिंह, मियाँ, पीटर, अग्रवाल, वर्मा और श्रीवास्तव तक है। जबकि मतदाता असल में अलग अलग घरों में रहते हैं। जी आपको बता दूं कि SIR की ड्राफ्ट मतदाता सूची में बूथ संख्या 370 जो कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय भगवानपुर दक्षिणी भाग में स्थित है, उनके मकान नंबर 27 पर दर्ज 269 मतदाता सूची सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बूथ पर कुल 669 वोटर हैं, जिनमें से 43% यानी कि 269 मतदाताओं का पता एक ही मकान है। इन 269 नामों में ठाकुर, सिंह, यादव, राय, मियाँ, पीटर, अग्रवाल, वर्मा, शाह और श्रीवास्तव उपनाम वाले लोग शामिल हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस लिस्ट में सिर्फ एक मुस्लिम मुश्ताक मियाँ का नाम भी इसी पते पर दर्ज है, जबकि उनका घर वहां से करीब आधा किलोमीटर दूर है। सारे मतदाता उसी गाँव के रहने वाले हैं, लेकिन उनके असली घरों के मकान नंबर अलग अलग है। वहीं पर स्थानीय पूर्व वार्ड पार्षद उपेंद्र कुमार ने बताया है कि सभी लोग असल में यहाँ के अस्थायी निवासी हैं, बस मतदाता सूची में मकान नंबर गलत दर्ज हो गया है और ये गलती कई सालों से चली आ रही है। दोस्तों बिहार में बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाने के तमाम प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। जब बिहार में पहले से 8वीं कक्षा तक नामांकन के बावजूद भी लगभग 65 लाख बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में जुलाई माह में औसतन 55 से 60% ही बच्चों की उपस्थिति दर्ज हुई। खास करके पहले से 5वीं कक्षा तक 1 करोड़ से अधिक बच्चे नामांकित हैं, जिनमें से करीब 40 लाख बच्चे स्कूल नहीं पहुँच रहे हैं। वहीं पर 6ठी से 8वीं कक्षा के कुल 57 लाख बच्चों में से लगभग 25 लाख बच्चे गैर हाजिर पाए गए हैं। जहां मुजफ्फरपुर जिले की स्थिति और भी चिंताजनक है, जहां पर पहले से 8वीं कक्षा के 7 लाख नामांकित बच्चों में से 3 लाख बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। ये समस्या मध्याह्न भोजन योजना से जुड़े हुए आंकड़ों से भी स्पष्ट होती है, क्योंकि स्कूल में उपस्थित बच्चों को ही मध्याह्न भोजन दिया जाता है। हालांकि कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर उपस्थिति से अधिक बच्चों के नाम मध्याह्न भोजन के लिए दर्ज किए गए हैं, जिससे योजना की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठते हैं। जुलाई के आंकड़े बताते हैं कि अधिकांश जिलों में 1 से 4 लाख बच्चे नियमित तौर पर स्कूल नहीं पहुंचे। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित संकल्प कक्ष में वर्चुअल माध्यम से बिहार के बिजली उपभोक्ताओं से संवाद किया। इस संवाद का मुख्य केंद्र 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना था। इस दौरान उन्होंने घोषणा की है कि घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के घरों की छत पर सौर ऊर्जा का संपूर्ण सिस्टम सरकार खुद लगाएगी। जब पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और उपभोक्ता जुड़े हैं। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने याद दिलाया है कि 2005 से पहले बिहार में बिजली की स्थिति बेहद खराब थी। यहां तक कि पटना में भी 7 से 8 घंटे से अधिक बिजली नहीं मिलती थी। नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद ऊर्जा विभाग का बजट बढ़ाया गया और बिजली आपूर्ति में सुधार किया गया। धीरे धीरे सभी गांवों और टोलों तक बिजली पहुंचाई गई। 2015 में शुरू की गई 7 निश्चय योजना के तहत हर घर तक बिजली पहुंचाने का कार्य तय समय से पहले अक्टूबर 2018 में पूरा कर लिया गया था। इसके बाद बने नए घरों और फिर टोलों तक भी बिजली पहुंचा दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि शुरू से ही बिहार में सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि बिजली खरीदने में
सरकार को भारी खर्च उठाना पड़ रहा है, जहां उपभोक्ताओं को लागत से काफ़ी कम कीमत पर बिजली दी जाती है। वहीं पर नीतीश कुमार ने कहा है कि उपभोक्ताओं के हित में ये निर्णय लिया गया है कि जुलाई से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। ये योजना लागू हो चुकी है और बिहार में 1,89,00,000 उपभोक्ताओं को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि नई पहल बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देगी। दोस्तों, बिहार में हर खेत तक बिजली पहुंचाने के लिए बिहार में कुल 2774 कृषि फीडर तैयार किए गए हैं, जिसकी मदद से किसानों को निर्धारित समय और फिर उचित वोल्टेज पर सिंचाई के लिए बिजली मिल रही है। ये जानकारी उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दी है। उन्होंने कहा है कि हर खेत को बिजली, हर किसान को समृद्धि के लक्ष्य के तहत किसानों को सिंचाई के लिए बिना रुकावट बिजली आपूर्ति की जा रही है। इस कृषि फीडर को सिर्फ सिंचाई पंप सेट और फिर अन्य कृषि उपकरणों को बिजली देने के लिए बनाया जाता है। ये कृषि फीडर घरेलू बिजली आपूर्ति के अलावा किसानों को निर्धारित समय और फिर उचित वोल्टेज पर सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। वहाँ पर जानकारी के अनुसार कृषि फीडर विद्युत वितरण प्रणाली का एक विशेष फीडर है। ये जो सिंचाई पंप सेट और फिर अन्य कृषि उपकरणों जैसे कि कृषि कार्यों को बिजली मुहैया कराने के लिए ही बनाया जाता है। सरकार की इस विशेष पहल से किसानों की डीजल पंपों पर निर्भरता कम होगी, सिंचाई लागत कम होगी और फिर फसल उत्पादन में वृद्धि होगी। इसके अलावा इस पहल से ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी और फिर साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा। इसकी वजह है डीजल पंपों का उपयोग कम होगा। दोस्तों, बिहार अब लॉजिस्टिक हब का अगला ठिकाना बन रहा है। जी आपको बता दें कि बिहार में लॉजिस्टिक सेक्टर के विकास और फिर निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्योग विभाग बिहार सरकार की ओर से बिहार लॉजिस्टिक नीति 2023 लागू है। इस नीति के तहत निवेशकों और फिर उद्यमियों के लिए कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे बिहार को देश का प्रमुख लॉजिस्टिक हब बनाने की दिशा में मजबूती मिल रही है। जब बिहार लॉजिस्टिक नीति 2023 के अनुसार बिहार में अंचल पूंजी निवेश करने वाले निवेशकों को पूंजीगत निवेश अनुदान के रूप में विशेष सुविधा दी जाएगी। इसमें अंचल पूंजी निवेश का 20% अनुदान किया जाएगा। दोस्तों, भारत में स्वदेशी और टिकाऊ रेल तकनीकी का नया अध्याय शुरू होने वाला है। ये क्योंकि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर पोस्ट करके ऐलान किया है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जल्द आ रही है और इसके साथ ट्रेन की कोच, पुर्जों और फिर यूनिट्स का वीडियो शेयर की है। हालांकि उन्होंने समय सीमा का खुलासा नहीं किया है, जिससे रोमांच और बढ़ गया है। इस पर्यावरण हितैषी पहल के साथ भारत जर्मनी, फ्रांस, चीन और फिर ब्रिटेन जैसे देशों की कतार में शामिल हो जाएगा, जो ग्रीन मोबिलिटी में अग्रणी है। जब आपको बता दें कि 2023 में रेल मंत्री ने राज्यसभा में बताया था कि भारत रेल हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल के तहत 35 हाइड्रोजन चलित ट्रेनों का संचालन करेगी। ये ट्रेनें देश भर के हेरिटेज और पहाड़ी रूट्स पर चलेगी। एक ट्रेन पर लगभग 80 करोड़ और प्रत्येक रूट पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 70 करोड़ रुपए खर्च आएगा। हाइड्रोजन ट्रेनें फ्यूल सेल तकनीकी से चलेगी, जिसमें हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन के संयुक्त से बिजली उत्पन्न होगी और फिर उत्पाद के रूप में सिर्फ जलवाष्प यानी कि शून्य ऊर्जावरण परिवहन निकलेगा। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के 2 वोटर कार्ड बनवाने और डिग्री पर सवाल उठाया, तो बुधवार को उन्होंने खुद इसका जवाब दिया। विजय सिन्हा ने कहा कि जो पैसे लेकर के डिग्री और फिर जमीन लेकर के नौकरी बांटने वाले कांग्रेस और आरजेडी के लोग मेरी डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं। पहले इन लोगों ने मेरे 2 एपिक नंबर को लेकर के कई आरोप गढ़े। हमने चुनाव आयोग को विलोपित की प्रामाणिकता के साथ नोटिस का जवाब दिया। जब विजय सिन्हा ने कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि पटना का एपिक नंबर मेरा हट गया है क्योंकि मुझे पूर्ण प्रामाणिकता हमारे पास था। उन्होंने कहा कि अब उन लोगों ने मेरी उम्र पर सवाल उठाया था, तो फिर हम कहना चाहेंगे कि जिनके राज्य में छात्रों को ग्रेजुएशन की डिग्री 5 से 6 साल में मिलता था, हमारी डिप्लोमा की डिग्री 1984 से 1987 का था, जो 1989 में मिला। जहाँ अपनी डिग्री दिखाते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि हमारी डिग्री हमारे पास मौजूद है, जिसमें लिखा है कि हमने 1987 में डिप्लोमा किया और डिग्री जारी हुआ 2 दिसंबर 1989 में। हमने जो शपथ पत्र में भरा है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमारे पास कब हुआ और डिग्री कब मिला।
दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के श्राद्ध भोज में करीब 5 लाख लोग शामिल होंगे। यहां पर वीआईपी के लिए 4 हेलीपैड बनाए जाएंगे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। दरअसल बात यह है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध भोज की भव्य तैयारियां नेमरा यानी कि रामगढ़ स्थित उनके पैतृक गांव में जोर शोर से चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस पूरे आयोजन की निगरानी कर रहे हैं और संथाल समाज के बुजुर्गों और फिर परिजनों के साथ मिलकर के हर धार्मिक अनुष्ठान को परंपरागत विधि से संपन्न कराने में जुटे हुए हैं। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन का निधन हो गया है। उन्हें गुरुजी और दिशोम गुरु के नाम से जाना जाता था। वह लंबे समय से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती थे और 4 अगस्त 2025 को अपनी अंतिम सांस ली। उनकी उम्र 81 साल थी। श्राद्ध भोज में लगभग 5 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके लिए 5 बड़े पंडाल लगाए जा रहे हैं, जिनके पास ही अस्थायी रसोई घर भी बनाए गए हैं। विशेष अतिथि यानी कि वीआईपी के लिए मुख्य आवास के पीछे अलग भोज स्थल निर्धारित किया गया है। हेमंत सोरेन द्वारा आयोजित इस आयोजन में भोज को लेकर के स्थानीय लोगों से परामर्श भी लिया जा रहा है, ताकि व्यंजन पारंपरिक भी हो और फिर भीड़ भी सहज रूप से नियंत्रित की जा सके। देश भर से आने वाले विशिष्ट अतिथियों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, राज्यों के मुख्यमंत्री आदि के लिए कैबिनेट सचिवालय द्वारा निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। जब वीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए 4 हेलीपैड बनाए गए हैं, जिनमें 3 शिबू सोरेन के घर के निकट है और एक लगभग 3 किलोमीटर दूर। इसके अलावा वीआईपी पार्किंग के लिए भी अलग से स्थान चिन्हित किया गया है। दोस्तों, ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने मंगलवार को अपने कार्यालय में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में ट्रैफिक पोस्ट पर तैनात पुलिस पदाधिकारियों को यातायात प्रबंधन और फिर चालान प्रक्रिया में विवेक से काम लेने की सलाह दी है। जैसे कि आपको पता है कि ट्रैफिक पुलिस बहुत से लोगों को पकड़ करके उनसे अवैध तरीके से वसूले करते हैं और साथ ही साथ उनसे अमर्यादित व्यवहार भी करते हैं। इसको लेकर के ट्रैफिक एसपी ने इस निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आम लोगों से उलझने के बजाय संवेदनशीलता दिखाए और किसी भी स्थिति में अभद्र व्यवहार ना करे। तनाव की स्थिति में उन्होंने केबिन में कुछ देर आराम करने और शांत होने के बाद ही बात करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि चालान के दौरान अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्या बताता है तो उनकी बात ध्यान से सुने। उन्होंने जोर देकर के कहा है कि 100 दोषी बच जाए लेकिन एक भी निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। साथ ही साथ ड्यूटी के दौरान बॉडी वार्न कैमरा हमेशा ऑन रखने का निर्देश दिया गया है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य यातायात प्रबंधन को और प्रभावी बनाना और आम लोगों के साथ बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करना था। दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं और एएनएम वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि बिहार में नर्स के 5006 पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। जब बिहार सरकार की स्टेट हेल्थ सोसाइटी की यानी कि एसएचएस की ओर से एएनएम सहायक नर्स दाई पदों के लिए वैकेंसी निकली है। जो भी इस पद की योग्यता रखती हैं वे महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। एप्लीकेशन की प्रक्रिया फिलहाल शुरू नहीं हुई है। आवेदन 14 अगस्त 2025 सुबह 10 बजे से शुरू होगी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 28 अगस्त 2025 शाम 6 बजे तक निर्धारित की गई है। इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। या आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। वहीं पर इस वैकेंसी के जरिए 5006 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। जब बिहार एएनएम पदों पर आवेदन करने के लिए मान्यता प्राप्त एएनएम प्रशिक्षण संस्थान से सहायक नर्स मिडवाइफरी ट्रेनिंग कोर्स में डिप्लोमा होनी चाहिए। इसके साथ ही बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग से उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। और यह उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले दी गई जानकारी को ध्यान से आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, बिहार में चुनाव के बीच राजनीतिक घमासान जारी है। लंबे समय के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध पर सरकार को घेरा और क्राइम बुलेटिन जारी किया, जिसमें हत्या की 17 घटनाओं का जिक्र किया। तो फिर सरकार एक्शन में आ गई और जिन घटनाओं का जिक्र नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया है उनका जवाब राज्य पुलिस मुख्यालय की ओर से दिया गया। जब पुलिस मुख्यालय का पलटवार सामने आया है, राज्य पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में हुई 17 आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया है, लेकिन इसमें किसी घटना के साथ
पर सटीक स्थान, समय या फिर अन्य किसी तरीके के संदर्भ का जिक्र नहीं किया है। इनमें किसी सटीक घटना को ट्रेस करना आसान नहीं है। पुलिस प्रवक्ता ने हाल ही में घटी कुछ घटनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने छोटी बड़ी सभी घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए कांडों का उद्भेदन किया गया है। दोषियों की गिरफ्तारी से लेकर के अन्य सख्त कार्रवाई की है। उनके स्तर से जिक्र की गई 2 घटनाओं, रोहतास में किसानों की हत्या और फिर बेतिया में 18 वर्षीय युवक की जान लेने का मामला भी कनेक्शन नहीं मिल रहा है। वहीं पर पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक मोतिहारी में फिरौती के लिए व्यापारी की जान लेने का मामला चकिया थाना से जुड़ा है। 10 अगस्त को असड़फी शाह की तरफ से कल्याणपुर थाना में की गई शिकायत के मुताबिक उनके पुत्र नीरज को घर से बुला करके शुभम कुमार समेत अन्य ले गए और 2 लाख रुपए रंगदारी मांगी थी। पैसे नहीं देने पर जान से मार देने की फेंकने की धमकी दी गई थी। वहीं पर तेजस्वी यादव और भी कई सारे बुलेटिन जारी किए, कई सारे आपराधिक घटनाएं गिनाए। तेजस्वी यादव के इस बुलेटिन ने चुनावी माहौल में कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बना लिया है। एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि अपराधी सम्राट बन चुके हैं और सरकार बिहार वासियों के लिए आफत बन गई है। वहीं पर पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से नियंत्रण में है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। दोस्तों, जेडीयू नेता नीरज कुमार ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन को एसआईआर को लेकर से फायदा होगा और एनडीए को नुकसान होगा। जेडीयू नेता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने राजद नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी है और इसका उद्देश्य केवल डुप्लीकेट एपिक नंबर को हटाना और मृतकों के नाम सूची से निकालना है। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को सीधे संबोधित करते हुए कहा है कि मेरी सामान्य समझ काम कर रही है, लेकिन आपकी समझ क्यों नहीं काम कर रही है। एसआईआर का मतलब ही सही यही है कि किसी डबल एपिक नंबर को डिलीट करना, मृतक के नाम हटाना, जिसका ड्राफ्ट भी जारी किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बूथ स्तर पर एजेंट नियुक्ति करने का अधिकार सभी राजनीतिक दलों के पास है, इसलिए इस प्रक्रिया पर सवाल उठाना उचित नहीं है। वहीं पर जेडीयू नेता ने विपक्ष पर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि असल सवाल यह है कि क्या मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि बनी रहनी चाहिए या फिर मृतकों के नाम बनाए रखने चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि अभी जो ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई है उसमें सीमांचल क्षेत्र में सबसे ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। सीमांचल का राजनीतिक समीकरण बताते हुए नीरज कुमार ने कहा है कि इस क्षेत्र में 24 विधानसभा सीटों में से 12 सीटें एनडीए ने जीती थी, 7 सीटें महागठबंधन के पास थी और 5 सीटें एआईएमआईएम को मिली थी। यहाँ सबसे ज़्यादा नाम कटे हैं, जिसमें तो एनडीए को ही नुकसान होगा। उन्होंने ये भी जोड़ा है कि सबसे कम नाम मगध क्षेत्र में हटाए गए हैं, जहां पर इंडिया महागठबंधन मजबूत स्थिति में है। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए पूछा है कि ऐसे में आप किसे भ्रमजाल में डाल रहे हैं, राहुल गांधी को। उनका कहना था कि तेजस्वी यादव बिना तथ्यों की पड़ताल किए लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि एसआईआर प्रक्रिया निष्पक्ष और फिर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप चल रही है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने बिहार में एसआईआर करवाया है, लेकिन बिहार में कराए गए मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया में विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष मतदाता पुनरीक्षण में कई तरह की गड़बड़ियों का दावा कर रहे हैं और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस बीच बिहार के ही एक वोटर ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान बीएलओ ने उन्हें मरा हुआ बता करके मतदाता सूची से उसका नाम काट दिया। जब भोजपुर जिले में आरा विधानसभा के शहरी मतदाता केंद्र के मतदाता मिंटू पासवान को मृत घोषित करके प्रारूप प्रकाशन से नाम हटाए जाने को लेकर के मंगलवार को वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान उन्हें प्रस्तुत किया गया कि ये जीवित है, जबकि इनका नाम मृत बता करके मतदाता सूची से हटा दिया गया है, जहाँ इनका पुराना एपिक नंबर भी है। ये आरा नगर निगम के वार्ड नंबर 1 सिंगली कला के मतदान केंद्र संख्या 92 और फिर 100 के मतदाता रहे हैं। ये मैट्रिक पास और पेशे से मजदूर हैं। मिंटू पासवान ने बताया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान इनके पास बीएलओ सत्यापन के लिए नहीं आए थे। पता चला है कि वार्ड पार्षद ने से बात करके चले गए थे, जबकि बीएलओ को घर घर जाकर के सत्यापन करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन बीएलओ ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया।